नमस्कार। आज हम लोग जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पढ़ रहे हैं। जो एससी एसटी पे अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जो है ये अधिनियम को लाया गया था। अगर आप संविधान में देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। उसी आर्टिकल को, उसी अनुच्छेद को ध्यान में रख के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बनाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। जो SC एक्ट है उसमें कुल धाराओं की जो संख्या है वो 23 है, अध्याय 5 है और संख्यांक जो है इसका 33 है। इसके नियम जो है वो 18 हैं। इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है 11 सितंबर 1989 को, और ये जो लागू हुआ है वो 30 जनवरी 1990 को लागू है। ये संपूर्ण भारत पे लागू रहा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, इसका विस्तार रहा। लेकिन आप देखेंगे कि जब से 370 की धारा ख़त्म हो गई है तब से यह संपूर्ण भारत पे लागू है, ये ध्यान रखे रहना। तो चलिए आइए देखते हैं धारा 1 क्या कहता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 1989। विस्तार इसका कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत पे। और ये प्रारंभ कब हुआ है? तो 30 जनवरी 1990। धारा 2 में है परिभाषाएं। उसके अंतर्गत जो धारा 2 है उसके अंतर्गत ABCD ऐसे करके बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। धारा 21A अत्याचार, ये जो है अत्याचार की परिभाषा दिया गया है किसमें? 21A में। इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे धारा 3 में जो अत्याचार है, अत्याचार के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है उसकी बात करता है ये। ठीक है, अब दूसरा जो है संहिता। संहिता से मतलब जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है। 21BB आश्रित की परिभाषा की बात किया है। 21BC आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा। ठीक है, आर्थिक बहिष्कार के अंतर्गत ये है, अगर कोई SC ST का व्यक्ति है, ठीक है, और उसको वो किसी ठेले वाले के पास जाता है भाड़े पे ठेला लेने के लिए, तो वो भाड़ा पे जो ठेला चलाता है वो इसलिए मना कर देता है कि आप SC ST को, इसलिए आपके यहाँ नहीं काम करेंगे। तो ये जो है आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। धारा 21BD अनन्य विशेष न्यायालय, उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 21BE वन अधिकार की परिभाषा। धारा 21BF हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा। धारा 21BG लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक की परिभाषा वही होगी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया गया है, ये ध्यान रखे रहना है। आगे धारा 21C अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के बारे में। धारा 21D विशेष न्यायालय। धारा 21E विशेष लोक अभियोजक। धारा 21EA अनुसूची की परिभाषा। धारा 21EB सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा। धारा 21EC पीड़ित की परिभाषा। धारा 21ED साक्षी की परिभाषा। धारा 21F उन शब्दों और उन पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, उनकी बात किया गया है। ठीक है, आगे अब धारा हम 3 पे आ जाएंगे। धारा 3 में है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 3 में। कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। अगर कोई लोक सेवक है अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वो सही से पालन नहीं करता, उसके लिए दंड की बात करता है धारा 4 में। धारा 5 जो है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। अगर कोई व्यक्ति है तिबारा अपराध करता है, उसके दंड के प्रावधान
किए गए हैं धारा 5 में। धारा 6 भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना, मतलब ये है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसके कुछ उपबंध यहाँ लागू होंगे। जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसके कुछ जो है उपबंध यहाँ लागू होंगे। धारा 7 क्या कहता है? कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समाहरण। कतिपय का मतलब कुछ है, कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का समाहरण, समाहरण का मतलब जब्ती। ठीक है, जो व्यक्ति अत्याचार करेगा उसकी संपत्ति का समाहरण किस धारा के अंतर्गत करेंगे? धारा 7 के अंतर्गत करेंगे। धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। धारा 10 ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को अपराध मतलब ये लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसको उस क्षेत्र के बाहर हटाने की बात की गई है धारा 10 में। धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। मतलब ये कहा गया है कि जो धारा 10 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को हटाया गया है, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं हटता, उसी क्षेत्र में रह रहा है, तो उसके लिए जो है दंड का व्यवस्था किया गया। मतलब क्या प्रक्रिया होगी, या वहाँ से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। मतलब सीधी बात है, मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं जा रहा छोड़ के, तो उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए वो छोड़ के चला गया तो किस कंडीशन में वो प्रवेश कर सकता है, ये बातें जो है धारा 11 में की गई है। और धारा 10 में क्या की गई है? मतलब क्षेत्र को छोड़ के जाना, क्योंकि उसको मतलब वो अपराध कर सकता है, तो उसके जो है उसे बाहर भेजा जा सकता है। धारा 12 ऐसे व्यक्तियों की जिनके द्वारा धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। जो लोक सेवक हैं, वो जो व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर भगाया गया है धारा 10 के अंतर्गत, उस व्यक्ति का फोटो, माप, ये सब लेंगे धारा 12 के तहत। ठीक, ये लेता कौन है? ये लोक सेवक। धारा 13 धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। ठीक है, धारा 10 के जो आदेश अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। धारा 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। धारा 14 के अंतर्गत जिसमें सुनवाई होगी इनकी। धारा 14 का अपीलें। धारा 15 विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक की बात करता है। ठीक है, जो सरकारी वकील हैं उनकी बात करता है, जो इनकी सुनवाई के लिए होते हैं। धारा 15 का पीड़ित और साक्षी के अधिकार, जो पीड़ित हैं और जो गवाह हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, और पीड़ित यहाँ पास जो SC/ST एक्ट है उसमें पीड़ित जो है SC/ST एक्ट SC और ST समुदाय का ही व्यक्ति पीड़ित होगा, ये ध्यान रखे रहना। धारा 16 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि SC/ST एक्ट में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार। धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। निवारक मतलब रोकने की कार्यवाही। धारा 18 अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। ठीक है, यहाँ पर संहिता का मतलब है आईपीसी की बात करता है, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा है। उसके जो धारा 438 का लागू ना होना, मतलब 400 जो धारा 438 में जो बातें लिखी है वो लागू नहीं होंगी यहाँ। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध का लागू न होना, ये उपबंध लागू नहीं होंगे। धारा 20 अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। धारा 21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य होगा। धारा 22 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। ठीक है, अगर कोई मतलब लोक सेवक, क्योंकि कार्यवाही तो लोक सेवक ही, जो व्यक्ति काम करेगा उसको लोक सेवक, वो लोक सेवक होगा, तो लोक सेवक अगर कोई गुड फेथ से काम कर रहा है तो उसको संरक्षण मिलेगा, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, ये ध्यान रखे रहना। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति जो है किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ये जो रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की जो पूरी धाराएं हैं, 23 धाराएं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा किए हैं। ठीक है, विस्तार से चर्चा अलग से एक एक धाराओं पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर पूरे धाराओं की बात करें तो समय ज़्यादा होगा। ठीक है, वीडियो बड़ी भी नहीं करनी है।
तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।